बायो के स्टूडेंट्स को देखें, मैंने यहाँ आने से पहले आपकी थोड़ी प्रोफाइल चेक करी तो मुझे पता चला आप बी ग्रुप से बिलोंग करते थे अपने टाइम पर। पहले उसने प्रैक्टिस करी, सब्जेक्ट थोड़ा अच्छा लगा, मार्क्स अच्छे आए, उसने और प्रैक्टिस करी, मार्क्स थोड़े और बेटर हो गए। आपने जब फिजिक्स को इम्पोर्टेंस दी तब जाके फिजिक्स ने भी आपको इम्पोर्टेंस दी एंड फिजिक्स ने आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड भी दिया। एक मूवी आई थी सर, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। सो सिद्धार्थ, आप अपनी फिजिक्स क्लास ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैसे बनाते हो? सो क्या आप एक्सपेरिमेंट्स ड्यूरिंग द क्लास करते हो? यू आर ब्रिंगिंग द प्रैक्टिकल थिंग्स इन द क्लास, गिविंग प्रैक्टिकल अप्रोच टू द स्टूडेंट्स। जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा होता होगा, ये होगा वर्ड की जगह पर है, हाँ, ये आप प्रूव कर दो, देख इस चीज़ को। मच बेटर वे। हालांकि ये दो चीज़ें अलग अलग हैं, बट ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि आप जो बोल रहे हैं वो सही बात है। की वजह से हम एक पिक्चर क्रिएट कर पाते हैं उस इंसान के, उस सॉफ्ट टिश्यूज़ की, और जिससे हमें पता चल पाता है कि इज़ देयर एनी डैमेज। आप धीरे धीरे इन्फ्लुएंस हो रहे हो, इसका मतलब ये है कि आई एम अ गुड टीचर। मैं अपने आप को एक कॉम्प्लीमेंट दे सकता हूँ आज, क्योंकि उसका टारगेट ये है ही नहीं कि मुझे फिजिक्स सीखना है, उसका टारगेट ये है कि मुझे सिर्फ एक तरीका पता हो जाना चाहिए कि सवाल कैसे सॉल्व होंगे। फिजिक्स को किस तरह से देखते हो कि फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस आने चाहिए? इससे तुम ब्लैकमेल कर सकता है, पता है किसी को। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एवरीथिंग पॉडकास्ट। आज हमारा टॉपिक है दैट बिलोंग्स टू एजुकेशन सेक्टर। वेल, एजुकेशन अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट एजुकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एकेडमिक्स, और एकेडमिक्स का एक बहुत इंटीग्रल सब्जेक्ट होता है फिजिक्स। आज के हमारे स्पीकर हैं एक फिजिक्स मैमथ, मिस्टर सिद्धार्थ पांडे। So let's hear it from Mr. Siddharth. So Siddharth, welcome to Everything Podcast. Thank you so much. So पहले तो जब मैं फिजिक्स के बारे में सोचता हूँ, जब मैं उसको स्टूडेंट टच देता हूँ, तो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स या तो उसको इग्नोर करते हैं या तो उसको देते हैं लास्ट प्रायोरिटी। तो भाई साहब, बीइंग अ स्टूडेंट, आप फिजिक्स में कैसे घुस गए? सवाल बहुत अच्छा है और इसका आंसर और इंटरेस्टिंग होने वाला है। पॉइंट इज, एक लूप होता है एक बच्चे की एकेडमिक जर्नी में। जिस सब्जेक्ट को वो प्रैक्टिस ज़्यादा करता है उसमें मार्क्स वो ज़्यादा लेकर के आता है। बिल्कुल। और जब मार्क्स ज़्यादा आते हैं तो उसकी इच्छा और होती है कि ये सब्जेक्ट और पढ़ना है। वेरी ट्रू। तो पहले उसने प्रैक्टिस करी, सब्जेक्ट थोड़ा अच्छा लगा, मार्क्स अच्छे आए, उसने और प्रैक्टिस करी, मार्क्स थोड़े और बेटर हो गए। पर आप न्यूमरेटर को 100% के बियॉन्ड तो लेके जा नहीं सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका एक सब्जेक्ट थोड़ा सा अच्छा है, आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उससे शायद थोड़ा और बेहतर मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन ऐसा करते करते अगर हम बायो के स्टूडेंट्स को देखें, मैंने यहाँ आने से पहले आपकी थोड़ी प्रोफाइल चेक करी तो मुझे पता चला आप बी ग्रुप से बिलोंग करते थे अपने टाइम पर। तो बायो के स्टूडेंट्स की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो उनको ये लग रहा होता है कि यार बायो हमारा स्ट्रांग है, चलिए इसी के ऊपर एक स्ट्रांग पुल लगाते हैं, अच्छा खेलते हैं इसके ऊपर। तो बायो वो ज़्यादा पढ़ना चालू करते हैं, अब ज़्यादा पढ़ना चालू करते हैं, मार्क्स थोड़े और डिसेंट हो जाते हैं। इस चक्कर में जितना अमाउंट ऑफ टाइम मिलना चाहिए एक सब्जेक्ट को जो फिज़िक्स है, उतना अमाउंट ऑफ टाइम नहीं मिल पाता, और जब आप किसी चीज़ को टाइम नहीं दे पाते हैं तो वो चीज़ ग्रो नहीं कर पाती है। तो मैंने अपनी एकेडमिक जर्नी के अंदर मैं अगर बात करूं तो मैंने फिज़िक्स को डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम दिया। ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत टाइम दिया, पर हाँ, डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम दिया। एटलीस्ट केमिस्ट्री से तो अच्छा ही टाइम दिया था। तो फिज़िक्स ग्रो किया थोड़ा बहुत, एंड दैट इज़ व्हाई आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। ये बात आपने बहुत अच्छी करी है कि आप जितना टाइम एक सब्जेक्ट को देते हो, दैट मीन्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट मच इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ। तो यस, आपने जब फिजिक्स को इम्पोर्टेंस दी तब जाके फिजिक्स ने भी आपको इम्पोर्टेंस दी
एंड फिजिक्स ने आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड भी दिया। अग्रीड, इट इज़ म्यूचुअल, रिस्पेक्ट जैसे म्यूचुअल होती है। अगर मैं आपको दे रहा हूँ तो आप मुझे भी आइडियली देना चाहिए, जनरली मिलती है। पर वैसे ही ये जो जिस चीज़ को आप टाइम दे रहे हो वो चीज़ भी आपको रिवॉर्ड देगी, ये म्यूचुअल ही होता है। बिल्कुल सही बात है। ये तो है। सो मिस्टर सिद्धार्थ, ये काफ़ी आपकी जर्नी इंटरेस्टिंग लगी कि द मोर यू डेडिकेटेड टाइम टुवर्ड्स फिजिक्स, इट रिवॉर्डेड यू। आपको टीचर बनने का ख्याल कहाँ से आया? फिजिक्स, वो भी फिजिक्स का। एक मूवी आई थी सर, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। आए, गजब मूवी थी वो। तो आई एम ऑल्सो द एक्सीडेंटल टीचर। मतलब ऐसा कभी यूं नहीं था कि ऐसा टारगेट था कि नहीं मैं सोसाइटी में कोई बहुत बड़ा चेंज ले आऊँगा या ये कर लूँगा वो कर लूँगा और टीचर बन करके मैं सब कुछ एकदम अलग ही कर डालूँगा। ऐसा कोई खास टारगेट नहीं था। पर धीरे धीरे सर्कमस्टांसेस कुछ इस तरीके से चेंज हुए कि मुझे लगा नहीं यार, ये और मैं थोड़े एक जैसे फिट हो रहे हैं। तो हो ऐसा रहा था कि जैसे 10th स्टैंडर्ड के अंदर जब मेरे स्टूडेंट्स बोल रहा हूँ, मेरे कलीग, मेरे दोस्त जब कहीं फंस जाते थे और वो कोई सवाल पूछने के लिए आते थे तो मुझे उनको बताने में ऐसा थोड़ा यूँ होता था कि हाँ, कॉलर ऊंची करके अब मैं घूम सकता हूँ क्योंकि बता रहा हूँ यार तेरे को, थोड़ा रिस्पेक्ट भी ज़्यादा मिलने लगती थी। फिर उसके बाद ऐसा ही हुआ कि 12th में भी सेम चीज़ कंटिन्यू हुई। फिर मैंने सोचा कि चलो ना थोड़ा एक बार ट्राई करके देखते हैं, और वो ट्रायल था सिर्फ, ऐसा नहीं कि नहीं कोई मोटिवेशन था कि नहीं जाना है इसके अंदर। एंड फिर उसके बाद ऐसा लगा कि नहीं यार, मज़ा तो आ रहा है इस काम के अंदर। तो एक्सीडेंटली ये मज़ा आना स्टार्ट हुआ और फिर आई थॉट कि चलो इसको एज ए कैरियर सेलेक्ट करते हैं। तो आई एम अगेन सेइंग आई एम नॉट अ टीचर बाय चॉइस, आई एम एन एक्सीडेंटल टीचर। बट सर, ऑनेस्टली बताऊं, द वे यू आर डिस्क्राइबिंग द थिंग्स ओवर हेयर, आपका क्लास में भी एक इसी तरह का मैजिक चलता होगा। ये तो स्टूडेंट्स ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, मैं अपने आप से तो क्या ही बोल सकता हूँ। सो सिद्धार्थ, आप अपनी फिजिक्स क्लास ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैसे बनाते हो? सर बायो में, मैं बायो की बात किसके सामने कर रहा हूँ, एक कंसेप्ट होता है कि देर आर 5 सेंसरी ऑर्गन्स। कैन यू हेल्प मी इन रेक्टिफाइंग दैट? एक स्किन होती है, आईज, ईयर्स, नोज, टंग। ओके, तो ये 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं और साइंटिफिक रिसर्च कहता है कि अगर आप किसी लर्निंग प्रोसेस में मोर देन 3 या एटलीस्ट 3 सेंसरी ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर ले जाओ तो लर्निंग प्रोसेस जो है वो बेटर हो जाती है। वेरी ट्रू। जनरली अभी तक हमारी कहानियों में जो कुछ चल रहा है, हम क्या करते हैं कि एक टीचर है जो बोर्ड पर खड़ा है और वो पढ़ा रहा है, बच्चा है जो उसके शब्दों को सुन रहा है, ही इज लिसनिंग, तो उसका ईयर इन्वॉल्व है, उसकी आईज इन्वॉल्व हैं बिकॉज ही इज वॉचिंग टू द टीचर और लिख रहा है कुछ भी। बट तीसरा सेंसरी ऑर्गन हम उसका लर्निंग प्रोसेस में नहीं इन्वॉल्व करवा पाते हैं। लिख रहा है बट वो लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, वो सिर्फ नोटिंग डाउन द थिंग्स है, वो कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई लर्निंग का बड़ा एस्पेक्ट आ रहा हो। हम क्या करते हैं, हम तीसरा एक और ऑर्गन उसका इन्वॉल्व करवाना चाहते हैं, दैट इज टच। एंड इसके लिए हम चाहते हैं कि हम जितने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करवा सकें उसके सामने। एक तो आईज से वो उस चीज़ को भी देख रहा है जो पढ़ाया जा रहा है, थ्योरेटिकल वर्जन, और दूसरा जो प्रैक्टिकल वर्जन है वो भी। और दूसरी चीज़, जब ये प्रैक्टिकल ख़त्म हो जाए तो बच्चा उस चीज़ को फील कर पाए, वो टच कर पाए कि आखिर ये है क्या। और जब ये सारी चीज़ें उसके साथ हो रही होती हैं तो आई बिलीव कि वो लर्निंग प्रोसेस और स्मूथ हो जाती है और उसके लिए ये चीज़ें और बेटर हो जाती हैं। हाँ, आई एम नॉट सेइंग कि एवरीथिंग इज़ देयर जो हम प्रैक्टिकली कर पाएँ, लेकिन हम जितनी ज़्यादा हो सकती हैं उतनी ज़्यादा चीज़ों को प्रैक्टिकली करवाने की कोशिश करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेंसरी ऑर्गन्स को हम उसमें इन्वॉल्व कर पाएँ। क्या मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि लेट्स से एक कंसेप्ट है जो हमने बहुत साल पहले समझा भी होगा उस टाइम पे, जो हमें अभी याद नहीं है, लेकिन बहुत छोटे थे तब हमने साइकिल चलाना सीखा
सिंस मोर सेंस ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व इन लर्निंग अ बाइसिकल, इसीलिए शायद वो आज भी हमें चलाना आता है। बिल्कुल सही बात है। एंड क्योंकि उसमें आपके बहुत सारे सेंसरी ऑर्गन्स इन्वॉल्व थे, तो आपको बाइक चलाने में उतना समय नहीं लगा होगा, उसे सीखने में उतना टाइम नहीं लगा होगा जितना टाइम आपने दिया था साइकिल चलाने में, राइट? सो क्या आप एक्सपेरिमेंट्स ड्यूरिंग द क्लास करते हो? हाँ जी। सो दैट्स वाई कई सारे बच्चे को, अगर आप जैसे आपने बताया कि एक टीचर ने बता दिया बट उसका इमेजिनेशन उतना स्ट्रांग नहीं है, बिल्कुल सही बात है। एंड दैट्स द मेन रीजन यू आर ब्रिंगिंग द प्रैक्टिकल things in the class, giving practical approach to the students. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। एंड पॉइंट इज, जो सब्जेक्ट इमेजिनेशन के ऊपर आधारित होते हैं, अगर आप उनको किसी तरीके से इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट ले आओ, तो उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा होता होगा, ये होगा वर्ड की जगह पर है, हाँ, ये आप प्रूव कर दो, देख इस चीज़ को, तो वो जो मेमोरी उसके दिमाग में छपती है, एक डायग्राम बना हुआ है मान लीजिए एक टेक्स्ट बुक के अंदर, और उसी डायग्राम का रेप्लिका आपने ला करके रख दिया हुआ है इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट। बच्चा डायग्राम भले भूल जाएगा, हाँ, पर ये चीज़ कभी नहीं भूलेगा कि जब रेज ऐसे पैरेलल आ रही थी तो किसी ने एक लेंस बीच में रख दिया था, और उस लेंस ने उन सारी रेज को मिलाने का काम कर दिया था, कन्वर्ज करने का काम कर दिया था। दैट्स वेरी ट्रू सर। एंड मुझे एक किस्सा याद आ रहा है कि मैंने अपने स्कूल लाइफ में एक टॉपिक फिजिक्स का पढ़ा था, ग्रेविटेशन, राइट। उस टाइम पे उतना ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं था। नो डाउट हमारे फैकल्टीज बहुत अच्छा ट्राई कर रहे थे, बट मेरा उतना ज़्यादा इमेजिनेशन नहीं था। एज यू सेड, आई एम अ बायो स्टूडेंट। लेकिन जब मैंने साइंस सिटी को विज़िट किया, वहाँ पे जब प्लैनेट्स को रोटेट किया उन्होंने, एंड दैट टू ऑन अ कारपेट या एक चद्दर के ऊपर उन्होंने रोटेट किया, तब मुझे और ज़्यादा क्लैरिटी मिली कि हाँ, एक ग्रेविटी एक चद्दर की तरह है। तो आई कुड कोरिलेट एंड आई कुड अंडरस्टैंड इन अ मच बेटर वे। हालांकि ये दो चीज़ें अलग अलग हैं, बट ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि आप जो बोल रहे हैं वो सही बात है। इतनी फ्रीडम मैं आपको देता हूँ बीइंग अ बायो स्टूडेंट, मान लीजिए। ठीक है, ओके। जैसा सिद्धार्थ आपने बोला कि आप सारे प्रैक्टिकल्स ड्यूरिंग द क्लास करते ही हो, तो आप थियरी और प्रैक्टिकल को बैलेंस कैसे कर पाते हो? टफ होता है, टू बी ऑनेस्ट। मतलब बच्चे के लिए भी ये चीज़ थोड़ी टफ है, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना आसान नहीं है जितना बाकी देशों का है। हमसे एक रिगरस पार्ट मांगा जाता है कि भाई तू लगे रहे साल भर के लिए, तेरे को इतने सारे चैप्टर्स तैयार करने, और इतने सारे चैप्टर्स तैयार करने के बाद उसकी एक एग्ज़ाम आने वाली है, वो एग्ज़ाम तेरे को देना है, और उस एग्ज़ाम के अंदर तेरे को अपने आप को प्रूव करके देना है कि हाँ आई एम, मतलब मैं तो ये नहीं मानता हूँ, लेकिन हाँ सोसाइटी ये बोलती है कि भाई अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं मतलब आपने अपने आप को प्रूव किया हुआ है, नहीं आ रहे मतलब नहीं प्रूव कर पाए हो, या व्हाट्सएवर। तो बैलेंस करने का सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि जैसे ही आपका वो टॉपिक चलना स्टार्ट हुआ, आप उस टॉपिक के इंट्रो में ही या उसको करवाते टाइम पर ही वो बता दो कि दिस इज़ हाउ वी आर मैनेजिंग थिंग्स, या उसका एक कोई प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल बता दो। जैसे क्योंकि आप बायो के स्टूडेंट हैं, आई एम अगेन कमिंग टू दैट लूप कि आप बायो के स्टूडेंट हैं, तो MRI सुना ही होगा आपने, जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो उस पूरी कहानी में फिज़िक्स का एक बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट यूज़ होता है कि ये जो अभी आपको दिखाई पड़ रहा है एक सोलेनॉइड जैसा स्ट्रक्चर, उसको हम एक कॉइल बना डालते हैं, और इस कॉइल में से एक तगड़ी करंट फ्लो कराने पर बनती है एक बढ़िया वाली मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब कोई आदमी जाता है तो उसके मैग्नेटिक डायपोल्स अलाइन होना चालू हो जाते हैं, और उसके अलाइनमेंट की वजह से हम एक पिक्चर क्रिएट कर पाते हैं उस इंसान के उस सॉफ्ट टिश्यूज़ की, और जिससे हमें पता चल पाता है कि इज़ देयर एनी डैमेज, या कोई नॉन प्रॉफिटेबल एक्टिविटी ब्रेन के अंदर चल रही है या उस टिश्यू के अंदर चल रही है या नहीं चल रही है, उसको हम रिकग्नाइज़ कर पाते हैं। और जब ये हमें पता चल पाता है तो आई थिंक बहुत आसानी से उस डॉक्टर के लिए भी ये रिकग्नाइज़ करना आसान हो जाता है कि किस तरीके से अब इस पेशेंट को ट्रीट करना है। एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पता चलता है। एग्जैक्टली। आपने
काफ़ी एक इन डेप्थ बात करी। मुझे एक और कंसेप्ट याद आ रहा है मेरे स्कूल टाइम का, एंड आई विश कि आप उसको भी गलत ना ठहराए। आई थिंक जब हम इसमें एक तगड़ी वाली करंट पास करते हैं, तो अगर एक मेटल का पीस है, उसमें भी वो मैग्नेट इसलिए नहीं है क्योंकि उसके डाइपोल्स अलग अलग तरह से अलाइंड हैं, एंड ये सारे डाइपोल्स को एक अलाइन कर देता है। दैट्स व्हाई इट इज क्रिएटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। सी, आप धीरे धीरे इन्फ्लुएंस हो रहे हो, इसका मतलब ये है कि आई एम अ गुड टीचर। मैं अपने आप को एक कॉम्प्लीमेंट दे सकता हूँ आज। बिल्कुल सही बात है। यस यस यस, और वो भी विद इन 20 और 30 मिनट्स। तो आपको अगर मैं फिजिक्स सिखा पा रहा हूँ, मतलब मैं ठीक ठाक काम कर ले रहा हूँ। राइट, बिल्कुल सही बात कही आपने सर, कि अगर हम इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट ले जा करके रखें तो उसके डायपोल्स भी स्लोली अलाइन होना स्टार्ट हो जाते हैं, और अगर वो इन द डायरेक्शन अलाइन हो गए मैग्नेटिक फील्ड के, तो भाई साहब आकर्षण होगा, अट्रैक्शन होगा। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो गए तो रिपल्जन भी होना स्टार्ट हो जाता है, दूर भी भागना स्टार्ट हो जाता है। डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक करके सब्सटेंसेस की कैटेगरी है जो आती हैं, और जहाँ से ये बात आपने उठाई हुई है। गुड, नाइस। क्या यही इलेक्ट्रोमैग्नेट वन ऑफ द एप्लीकेशन है कि जहाँ पे गार्बेज में से सारे मैग्नेट्स को खींचने में काम आता है? बिल्कुल सही बात है। वो हो गया आपके घर पे लगी हुई डोरबेल, शायद 10th स्टैंडर्ड का कुछ पार्ट आपको याद हो, तो जैसे ही हम स्विच दबाते हैं करंट फ्लो होना स्टार्ट होती है और वो बन जाता है मैग्नेट, और धाड़ करके टकराता है और एक आवाज़ आती है आपको, और स्विच बंद होते ही फिर से ये स्प्रिंग की हेल्प से पीछे आ जाता है। बिल्कुल सही है। This is how I think the student must be getting more engrossed and getting practical knowledge. तो भाई स्टूडेंट भूल ही नहीं सकता है। अगेन आई एम वेरी बैड एट टेकिंग कॉम्प्लीमेंट्स, तो मैं ठीक है, थैंक यू। सो सिद्धार्थ, आपने जो ये मॉडल बताया, ये काफ़ी लो कॉस्ट लग रहा है। बिल्कुल, यस। तो आप ये लो कॉस्ट मॉडल्स डिलिबरेटली ऐसा रखते हो? हाँ जी। देखिए, कोई बहुत खूबसूरत चीज़ अगर कहीं पर आप लेकर के जाएंगे तो लोग सिर्फ उसकी खूबसूरती देखते रह जाएंगे, उसके पीछे का जो पर्पज़ है वो पर्पज़ नहीं समझ पाएंगे। तो कई बार हम जानबूझ करके इसको वियर्ड रखते हैं ताकि इसकी खूबसूरती के अंदर कोई ना पहुंच जाए, इंस्टेड इसके पीछे की जो फिजिक्स की खूबसूरती है उसको समझने में। तो ये ऐसा ही है, बट इसके अंदर जो होगा दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, एंड क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग है तो कॉइल का मैटर नहीं करता। और दूसरा एक रीज़न ये है कि मैंने इसको रखा इसलिए इसी तरीके का है ताकि अगर कोई बच्चा कभी चाहे कि नहीं मैं इसको क्रिएट करना चाहता हूँ, तो उसको ये ना लगे कि कुछ तो एक पैक्ड बॉक्स के अंदर था जिसके अंदर इन्होंने कुछ तो डाल दिया, जिसकी वजह से ये मैग्नेट की जो नीडल थी वो नीडल क्या होने लग गई, डिफ्लेक्ट होने लग गई, या कुछ भी होने लग गया। वो ये ना सोचे कि फिर से इमेजिनेशन में जाने लग जाए कि हाँ देखो वो कोई बॉक्स था, बॉक्स में इन्होंने कुछ तो डाल दिया, डालने की वजह से कुछ तो हो गया। अगेन वो इमेजिनेशन में ना जाने लग जाए। अब उसके पास एक प्रॉपर चीज़ होनी चाहिए कि हाँ अगर मैं भी ऐसी एक कॉइल लेता हूँ और उस कॉइल के अंदर ले जा करके इसको रख देता हूँ और करंट फ्लो करवाता हूँ, तो ये मैग्नेट की नीडल मुझसे भी वैसे ही नाचेगी जैसे सिद्धार्थ ने नचाई थी। जहाँ तक मैं कोरिलेट कर पा रहा हूँ जी, being a not so technical person with physics, एक CPU होता है और उसके वो जिसके ऊपर काम करता है दैट इज मदरबोर्ड। करेक्ट। तो जब हम CPU को पूरा खोल देंगे तो अंदर होगा मदरबोर्ड या उसके कुछ और सर्किट्स। तो आप वो सर्किट्स को ही ला रहे हो और जो बॉक्सिंग वाला पार्ट है उसको आप हटा रहे हो। बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है, क्योंकि बाहर से देखिए आप वो बॉक्सिंग ऐसी लग रही होती है, हाँ यार डिसेंट चीज़ है, अच्छा लग रहा है, पर सारी कॉम्प्लिकेशंस कहाँ भरी हैं? अंदर भरी हुई है ना। वो कॉम्प्लिकेशंस अगर किसी ने ला करके आपके सामने सॉल्व कर दी तो उसके बाद आपको उस चीज़ को समझने में बड़ा मज़ा आता है। एंड दैट इज़ वाई हम ये लो कॉस्ट मॉडल्स यूज़ करते हैं क्लासेस के अंदर। सो आई शुड से ऐसे मॉडल्स हर एक फिजिक्स टीचर के पास होने चाहिए। सर बिल्कुल सही बात है, बट अगेन कमिंग टू सम रिस्ट्रिक्शंस, अगर मैं ये कहूँ कि मैं एक उस बच्चे को देख रहा हूँ जिसका एस्पिरेशन ये नहीं है कि मुझे फिज़िक्स सीखना है,
उसका एस्पिरेशन ये है कि मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो उसके लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करेंगी। क्योंकि उसका टारगेट ये है ही नहीं कि मुझे फ़िज़िक्स सीखना है, उसका टारगेट ये है कि मुझे सिर्फ एक तरीका पता हो जाना चाहिए कि सवाल कैसे सॉल्व होंगे। और वो तरीका बताने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप इन सब चीज़ों से दूर रहें, वो तरीका बताने के लिए। लेकिन आप समझिए, जब बहुत डेप्थ लेवल पे कोई कंसेप्चुअल चीज़ पूछी जाएगी, तब ये चीज़ें आपको बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल के ऊपर आकर के हेल्प करेंगी कि दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क। वो तो है कि इन डेप्थ नॉलेज अगर लेना है तो विदाउट एक्सपेरिमेंट्स नहीं हो सकता, फिजिक्स नहीं सीखी जा बिल्कुल सकती। सही बात है। सो इतने एक्सपेरिमेंट्स दिखाने के बाद as such you must be rocking in the class. Most of the students would be taking up the things in the way you want to deliver. लेकिन फिर भी ऐसे कुछ स्टूडेंट्स तो होंगे आपके क्लास में जो इतना दिखाने के बावजूद फिजिक्स से डरते होंगे। बिल्कुल सही बात है। हाउ डू यू डील विद देम? सर, एक फिज़िक्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम, या यूँ कहें कि कॉम्प्लीमेंट ये है कि वो सिर्फ लैंग्वेज में नहीं आता है, उसकी अगर भाषा हम देखने जाएं तो वो निकल करके आती है मैथमेटिक्स। मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि मैथ्स किधर चल रही है, तब आपको समझ में आएगा कि फिज़िक्स किधर जा रही है। मतलब इस सब्जेक्ट को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा एक और सब्जेक्ट, एंड दैट इज़ वाई ये सब्जेक्ट टाइम मांगता है, आपसे समय मांगता है। और अगर आप वो समय नहीं देंगे तो चीज़ें आपके लिए स्मूथ नहीं होने वाली है। तो हमारी ऐसे स्टूडेंट्स के साथ सबसे पहला इंटरेक्शन जब होता है तो हम उनको ये बोलते हैं कि दोस्त, अकेला फिज़िक्स मत ले करके बैठ जाओ, उसके पहले की जो मैथमेटिक्स आपको बता रखी है, पहले उस मैथमेटिक्स को धीरे 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 समझना चालू करो। हाँ, इट विल टेक टाइम, और धैर्य नहीं होता है, पेशेंस नहीं होता है बच्चे के पास, तो वो टूट जाता है एक समय के बाद। छोड़ो सर, नहीं हो पा रहा है, हम दूसरे 2 सब्जेक्ट के अंदर चीज़ों को सेटल करने का ट्राई करते हैं, और यहाँ पे हम आकर के अपने आप को 70-60 इतने % पे भी हम अपने आप को चला लेंगे। बट द पॉइंट इज़ कि अगर आपने आज हार मानना सीख लिया, फिज़िक्स आपको ये नहीं सिखा रहा है कि फ़िज़िक्स कैसे सीखी जाए या फिज़िक्स में मार्क्स कैसे लाए जाएं। फ़िज़िक्स आपको ये सिखा रहा है कि पेशेंस कैसे लाया जाए। फ़िज़िक्स आपको ये सिखा रहा है कि जब मुश्किलें आपकी तरफ पूरे जोर के साथ बढ़ रही हों, तब कैसे आप उसके साथ पेशेंटली, कामली डील करो, और वो डीलिंग सिखाना इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। तो फिज़िक्स तो एक बाय प्रोडक्ट हो जाता है, और वो हम इनको इस तरीके से सिखाते हैं कि उसके पीछे की चीज़ों को नैरो डाउन करते चले जाओ, और पता चलेगा यार मेरी प्रॉब्लम कहीं एक जगह पर थी, और उस एक जगह पर अटकी हुई प्रॉब्लम ने पूरा का पूरा पहाड़ बना दिया था। तो हम पहले उस प्रॉब्लम के ऊपर टैकल करना स्टार्ट करते हैं। अभी भी मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट कि 100% हमने सॉल्व कर लिया, या हर बच्चे को हमने फिज़िक्स में एकदम मास्टर करवा दिया या उसको इंटरेस्टिंग बनवा दिया है। बट हाँ, कोशिश यही है, और इस कोशिश को हम और आगे कंटिन्यू रखना चाहते हैं, और करेंगे ही करेंगे। वेल सर, दैट्स वेरी डीप टू बी ऑनेस्ट, कि आप अगर एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स को ही इतना नैरो डाउन करके सॉल्व कर रहे हैं, सो दैट विल क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स लाइफ। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सो वैसे आप डेफिनेटली एक स्टूडेंट की लाइफ में काफ़ी चेंजेस लाते हैं, उनके पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा टटोलते हैं, एंड यू ट्राई टू एक्सप्लेन देम फिज़िक्स इन अ डिफरेंट वे। बट क्या आपको ऐसा लगता है कि व्हेन वी टॉक अबाउट द एंटायर कंट्री, तो भारत जैसे देश में आप फिज़िक्स को किस तरह से देखते हो कि फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस आने चाहिए फिज़िक्स को लेके? सबसे पहले तो मैं स्कूल्स की लेबोरेटरी को एक अलग तरीके से इमेजिन करना चाहूँगा, क्योंकि हमारी जितनी भी स्कूल्स हैं जनरली उनकी लैब्स जो हैं वो बहुत अच्छे हालात में नहीं हैं। वो शायद 5 साल पुराने जो इक्विपमेंट्स एक बार आ चुके थे, वही इक्विपमेंट्स अभी भी पड़े हुए हैं, और एक लैब की जनरल दे दी गई है, उसी जनरल को बच्चा लिख रहा है। रीडिंग टीचर खुद बता दे रहा है
कि बेटा यही रीडिंग्स फिल करनी है, और उनको फिल करने के बाद बच्चा सोच रहा है कि हाँ मैंने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर लिए, मैंने लैब परफॉर्म कर ली। तो पहले तो चाहूँगा मैं कि यहाँ एक एरिया में रिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो, यहाँ चीज़ें ठीक होना स्टार्ट हो। ठीक है, गलतियाँ करना हर बच्चे का अधिकार बना दिया जाए कि हाँ तू गलत रीडिंग ले, हम उसको सुधारने का काम कर सकते हैं। टाइम लगेगा बट वो समय देना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम आने वाले 20 साल के लिए डेवलपिंग कंट्री का टैग लेते हुए ही चलते रहेंगे। हम एक डेवलप्ड नेशन बनने का जो ख्वाब देख रहे हैं आने वाले 5 साल के अंदर, 4 साल के अंदर, शायद वो एक सपना ही रह जाएगा। उसके लिए हमारी जो एजुकेशन सिस्टम की रीढ़ है, जो फील करना है बच्चे को, सिर्फ फिज़िक्स के अंदर नहीं, चाहे वो केमिस्ट्री के अंदर हो, चाहे वो बायो के अंदर हो, हर जगह पर हमें रिफॉर्मेशन लाने की ज़रूरत है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। गिविंग मोर प्रैक्टिकल अप्रोच, या तो एप्लीकेशंस इसके कहाँ कहाँ पे होते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। एंड नो डाउट गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग ऑन दैट पार्ट। जो NEP आ रही है उसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे रिफॉर्मेशन का जिक्र गवर्नमेंट ने किया है। होपिंग फॉर द बेस्ट कि ये और बेहतर तरीके से लागू हो और जल्दी से जल्दी लागू हो। सो सिद्धार्थ, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर गिविंग इन डेप्थ इनसाइट्स अबाउट फिजिक्स। लेकिन आई एम डैम श्योर फिजिक्स सिर्फ इतना तो है नहीं। बिल्कुल सही। हम अगर डिस्कशन करते रहेंगे तो आई थिंक एक दिन भी कम पड़ेगा। अग्रीड। तो टॉकिंग अबाउट टुडेज डिस्कशन, अगर आप कुछ हमारे व्यूअर्स के लिए समराइज कर सकें तो क्या मैसेज रहेगा आपको उनके लिए? पहला पॉइंट तो यही होगा कि उस लूप में ना फंसे जिसमें एक सब्जेक्ट को आपने पढ़ा, वो अच्छा लगा, मार्क्स अच्छे आए, फिर उसी को पढ़ा, फिर और अच्छा लगा, फिर और मार्क्स अच्छे आए, और इसके चक्कर में आपने बाकी सब्जेक्ट्स को साइड कर दिया। दूसरा की पॉइंट ये होगा कि अगर फिज़िक्स जैसे सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो उसका लैंग्वेज समझना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो आप जितना टाइम फिज़िक्स को दे रहे हो उससे आधा टाइम आप मान करके चलिए कि आप मैथ्स को दें। इवन अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो एटलीस्ट बेसिक मैथमेटिक्स वाले पार्ट को एक ठीक ठाक अमाउंट ऑफ टाइम दे करके रखें, या तो शुरू में, या तो बिटवीन, या तो एंड में, ताकि आपको ये पता रहे कि हाँ ये चीज़ें ऐसी हैं जो इसकी भाषा के रूप में आने वाले हैं, लैंग्वेज के रूप में आने वाले हैं। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पेशेंस ज़रूर रखें, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपको फिज़िक्स कम सिखा रहा है, लाइफ का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट सिखा रहा है, विच इज़ पेशेंस। This is very good message for the students especially, and thank you so much for coming over here, sir. Always and sharing pleasure. the insights. So dear viewers, I hope आपको आज का एपिसोड काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, करेंगे बातें किसी दूसरे जॉनर पे। See you soon. Take care.